चंदनपुर नाम के एक छोटे से गांव में हरिया नाम का मेहनती किसान अपनी पत्नी सुशीला और बेटे दीपक के साथ रहता था। हरिया के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन पिछले कई महीनों से उसकी फसल खराब हो रही थी। घर की हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। सुशीला, आज भी खेत में कुछ नहीं निकला। समझ नहीं आता आखिर हमारी जमीन को क्या हो गया है। आप चिंता मत कीजिए, मेहनत करने वाले इंसान की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। माँ, आज खाने में क्या बनेगा? तुझे खाने की पड़ी है? कभी ये भी सोच लिया कर कि घर में अनाज आएगा कहां से। मैं क्या करूँ बाबूजी, मुझे कोई काम ही नहीं मिलता। काम मिलता नहीं बेटा, काम ढूंढना पड़ता है। दीपक चुप हो गया। उसे अपनी माँ की बात बुरी तो लगी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। उसी समय गांव का साहूकार धनराज अपने आदमी बंसी के साथ हरिया के घर आ पहुंचा। हरिया, बाहर निकलो। धनराज जी, आइए, बताइए क्या बात है। 3 महीने पहले तुमने मुझसे बीज खरीदने के लिए पैसे लिए थे, अब तक वापस नहीं किए। मैंने पैसे लौटाने का पूरा इरादा रखा था, लेकिन फसल ही नहीं हुई। इस बार थोड़ा समय और दे दीजिए। समय? समय? तुम्हें समय ही समय दिया है मैंने। अगर 5 दिन में पैसे नहीं मिले तो खेत मेरे नाम कर देना, कागज मेरे पास हैं। लेकिन हमारी पूरी जिंदगी उसी खेत पर टिकी है। तो फिर जिंदगी बचानी है तो कर्ज चुकाओ। धनराज और बंसी वहां से चले गए। बाबूजी, आप हमेशा इन लोगों के सामने झुकते क्यों हैं? क्योंकि बेटा, गरीब आदमी के पास गुस्सा तो होता है, लेकिन रास्ता नहीं होता। यह बात दीपक के मन में बैठ गई। अगली सुबह हरिया कंधे पर फावड़ा रखकर खेत की तरफ निकल पड़ा। खेत पूरी तरह सूखा पड़ा था। हरिया ने मिट्टी हाथ में उठाई और उसे ध्यान से देखने लगा। इतनी मेहनत की, बीज डाले, पानी दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। वह जमीन खोदने लगा। तभी उसे खेत के किनारे एक पुराना मिट्टी का टुकड़ा मिला, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं था। वह उसे अलग रखकर फिर काम में लग गया। दूसरी तरफ दीपक गांव के बाजार में काम तलाशने निकल पड़ा। चलते चलते उसे एक बूढ़ा लकड़हारा दिखाई दिया, जिसकी लकड़ियों की गठरी रास्ते में गिर गई थी। बेटा, जरा हाथ लगा दे, अकेले ये गठरी उठ नहीं रही। मुझे खुद काम की जरूरत है, लेकिन पहले इनकी मदद कर देता हूँ। दीपक ने लकड़ियां उठाकर बूढ़े की गठरी बांध दी। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, मेहनत से कभी पीछे मत हटना। धन्यवाद बाबा। दीपक आगे बढ़ गया। इधर गांव से काफी दूर एक घने जंगल के रास्ते पर एक गधा अकेला घूम रहा था। उसका नाम झब्बू था। उफ, कितने दिन हो गए चैन से घूमे हुए। अब किसी के बोझ ढोने का मन नहीं है। वह एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाजें आईं। जल्दी करो धनराज जी, कोई देख लेगा। चिंता मत कर, किसी को पता नहीं चलेगा। झब्बू ने कान खड़े कर दिए। अरे, ये तो वही साहूकार है। जंगल में क्या कर रहा है? धनराज और बंसी एक छोटी बोरी लेकर वहां से निकल गए। झब्बू ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन दोनों काफी दूर निकल चुके थे। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन पहले मुझे पता लगाना होगा कि ये दोनों कर क्या रहे थे। शाम होने लगी। उधर हरिया थका हुआ खेत से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे झब्बू दिखाई दिया। अरे, ये गधा यहाँ अकेला क्या कर रहा है? झब्बू ने हरिया को देखा और तुरंत उसके पीछे चलने लगा। लगता है तू भी मेरे साथ घर चलना चाहता है। चल,
आज से तू मेरा मेहमान। हरिया उसे घर ले आया। ये गधा कहाँ से ले आए? रास्ते में मिला, बेचारा अकेला था। कुछ दिन हमारे यहाँ रहेगा। बाबूजी, हमारे घर में खाने के लिए अनाज नहीं और अब एक और मेहमान आ गया। बेटा, जिसके पास कम हो उसे बांटने के लिए दिल बड़ा रखना चाहिए। दीपक चुप हो गया। रात को सभी खाना खाने बैठे। सुशीला ने थोड़ी सी रोटी बनाई और उसमें से एक टुकड़ा झब्बू के सामने रख दिया। ले, तू भी खा ले, भूखा होगा। झब्बू ने रोटी खाई और चुपचाप सबको देखने लगा। इनके घर में खुद खाने को कम है, फिर भी इन्होंने मुझे खाना दे दिया। लगता है ये लोग वैसे नहीं हैं जैसे मेरा पिछला मालिक था। रात गहरी हो गई। हरिया और उसका परिवार सो गया। झब्बू आंगन में अकेला बैठा आसमान देख रहा था। अगर ये लोग इतने अच्छे हैं तो इनके घर में इतनी परेशानी क्यों है? तभी अंधेरे में धनराज और बंसी चुपके से हरिया के खेत की दिशा में जाते दिखाई दिए। अरे, ये दोनों फिर आ गए। जरूर कुछ गलत करने वाले हैं। झब्बू दबे पांव उनके पीछे चल पड़ा। दोनों खेत के पास पहुंचे। धनराज ने अपनी बोरी खोली। मालिक, अगर ये काम हो गया तो हरिया की फसल इस बार भी नहीं बचेगी। और जब फसल नहीं होगी तो कर्ज बढ़ेगा। कर्ज बढ़ेगा तो जमीन मेरे हाथ में आएगी। झब्बू ये सुनकर दंग रह गया। तो असली खेल ये है। धनराज और बंसी खेत में कुछ बिखेरने लगे। झब्बू आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसके पैर के नीचे सूखी टहनी टूट गई। कौन है वहां? झब्बू तुरंत झाड़ी के पीछे छिप गया। शायद कोई जानवर होगा मालिक। देख कर आ। बंसी झाड़ियों की तरफ बढ़ा। झब्बू ने सांस रोक ली। बंसी झाड़ी के बिल्कुल पास पहुंच गया। तभी दूर कहीं कुत्ता भौंकने लगा। मालिक चलिए, कोई जाग गया तो मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, चल। दोनों वहां से निकल गए। झब्बू धीरे धीरे झाड़ी से बाहर आया। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। इन अच्छे लोगों को बचाना ही होगा। लेकिन अकेले मैं क्या कर सकता हूं? वह सोचते हुए खेत के बीच पहुंचा। चांदनी में खेत की मिट्टी चमक रही थी। तभी झब्बू की नजर उसी जगह पड़ी जहां धनराज कुछ डालकर गया था। झब्बू ने अपने खुर से मिट्टी हटाई। नीचे से एक छोटा सा पत्थर निकला जिस पर अजीब निशान बना हुआ था। ये कैसा पत्थर है? जैसे ही झब्बू ने उसे छुआ, खेत के पास की हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। झब्बू पीछे हट गया। ये क्या हो रहा है? कुछ ही पल बाद हवा शांत हो गई। पत्थर के नीचे मिट्टी में एक पुराना तांबे का छोटा डिब्बा दिखाई दिया। झब्बू ने उसे खुर से बाहर निकाला। डिब्बे पर लिखा था, जिसका मन साफ हो वही इसका रहस्य जान पाएगा। झब्बू ने डिब्बे को ध्यान से देखा। लगता है इस गांव की मुसीबत का रास्ता यहीं से निकलेगा। लेकिन झब्बू को ये नहीं पता था कि उस छोटे से डिब्बे के अंदर ऐसा रहस्य छिपा था जो न सिर्फ हरिया के परिवार की किस्मत बदलने वाला था, बल्कि धनराज की पूरी चाल को भी गांव के सामने लाने वाला था। और इसी रहस्य की शुरुआत होने वाली थी अगले दिन की सुबह से। अगली सुबह चंदनपुर गांव में सूरज निकल चुका था। हरिया अपने रोज के काम में लग गया था। उसे रात की घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दूसरी तरफ झब्बू पूरी रात खेत में मिले तांबे के डिब्बे के बारे में सोचता रहा। आखिर इस डिब्बे में ऐसा क्या है और ये पत्थर यहाँ क्यों छिपाया गया था? झब्बू ने चारों तरफ देखा। खेत खाली था। उसने अपने खुर से डिब्बे को धीरे धीरे खींचकर खेत के किनारे एक पेड़ के पीछे कर दिया। तभी पीछे से हरिया की आवाज आई। अरे झब्बू,
तू यहाँ क्या कर रहा है? सुबह सुबह खेत में क्यों घूम रहा है? झब्बू तुरंत डिब्बे के सामने खड़ा हो गया। अगर अभी बोल दिया तो हरिया डर जाएगा। पहले मुझे खुद पता लगाना होगा कि इस डिब्बे में क्या है। हरिया ने खेत की मिट्टी देखी। कल रात तक तो जमीन ठीक थी, लेकिन आज मिट्टी का रंग कुछ बदला हुआ लग रहा है। झब्बू ने हरिया को ध्यान से देखा। इन्हें अभी सच बताना ठीक नहीं होगा। पहले मुझे पक्का सबूत चाहिए। हरिया ने फावड़ा उठाया और खेत में काम करने लगा। कुछ देर बाद दीपक भी वहां पहुंच गया। बाबूजी, आज मैं भी आपके साथ काम करूंगा। अरे वाह बेटा, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? मजाक मत कीजिए बाबूजी। कल से मैंने सोच लिया है कि अब मैं भी आपकी मदद करूंगा। बस बेटा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दीपक फावड़ा लेकर मिट्टी खोदने लगा। झब्बू दोनों को देख रहा था। लगता है इस लड़के को अपनी गलती समझ आने लगी है। अगर ये मेहनत करता रहा तो इस परिवार की हालत जरूर बदलेगी। दोपहर तक तीनों ने खेत का काफी हिस्सा तैयार कर लिया। हरिया पानी लेने घर की ओर चला गया। दीपक भी उसके पीछे जाने लगा। तभी झब्बू ने पेड़ के पीछे छिपा तांबे का डिब्बा देखा। उसने धीरे से उसे बाहर निकाला। डिब्बे का ढक्कन बहुत पुराना था। झब्बू ने खुर से उसे धक्का दिया। ढक्कन थोड़ा हिला, लेकिन खुला नहीं। अरे भाई, इतना भी क्या राज छिपा रखा है? उसने दोबारा जोर लगाया। इस बार ढक्कन खुल गया। अंदर एक पुराना कपड़ा, कुछ सूखे बीज और एक छोटी सी पीतल की चाबी रखी थी। झब्बू की आंखें चमक उठी। बीज, चाबी और कपड़ा, आखिर इनका आपस में क्या संबंध है? तो ये कोई धन का खजाना नहीं है, ये तो किसी पुराने रहस्य का हिस्सा है। तभी पीछे से आवाज आई। झब्बू, तू क्या देख रहा है? झब्बू अचानक पलटा। दीपक उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। झब्बू ने जल्दी से कपड़ा अपने नीचे छिपा लिया। कुछ छिपा रहा है क्या? झब्बू चुप रहा। दीपक उसके पास बैठ गया। देख, मैं तेरा दोस्त हूँ। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता सकता है। झब्बू ने पहली बार दीपक की आंखों में ध्यान से देखा। उसे लगा कि शायद अब सच बताने का समय आ गया है। दीपक दीपक कुछ समझ नहीं पाया। ये आवाज किसकी है? झब्बू ने मुंह खोला। मैं बोल सकता हूँ। दीपक कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। तू बोल सकता है? हाँ, लेकिन किसी को बताना मत। अरे वाह, मैंने जिंदगी में पहली बार बोलने वाला गधा देखा है। और मैंने पहली बार ऐसा लड़का देखा है जो अपनी माँ की डांट सुनकर सच में सुधर गया। दीपक हंस पड़ा। ठीक है, बराबर हो गया हिसाब। अब बता, ये डिब्बा कहाँ से मिला? झब्बू ने उसे पूरी रात की घटना बता दी। दीपक का चेहरा गंभीर हो गया। मतलब धनराज हमारे खेत को जानबूझकर खराब कर रहा है? हाँ, मैंने उसे अपनी आंखों से कुछ खेत में डालते देखा है, लेकिन हमें बिना सबूत उसके खिलाफ कुछ नहीं करना चाहिए। मैं अभी जाकर बाबूजी को सब बता देता हूँ। नहीं, अगर धनराज को पता चल गया कि हमें उसके बारे में पता है, तो वो और सावधान हो जाएगा। दीपक चुप हो गया। तो फिर क्या करें? झब्बू ने पीतल की चाबी उसकी तरफ बढ़ाई। पहले पता लगाते हैं कि ये चाबी किस ताले की है। दोनों ने आसपास तलाश शुरू कर दी। उन्हें खेत के पुराने हिस्से में मिट्टी से आधा दबा हुआ एक लकड़ी का छोटा संदूक दिखाई दिया। अरे, ये तो किसी पुराने संदूक जैसा है। झब्बू ने चाबी उसके ताले में लगाई। चाबी घूम गई। संदूक खुलते ही दोनों हैरान रह गए। अंदर गांव का पुराना नक्शा, कुछ कागज और कई तरह के बीज रखे थे। दीपक ने नक्शा उठाया। इसमें हमारे खेत के पीछे वाले पुराने कुएं का निशान बना है। और यहाँ लिखा है कि गांव की जमीन में पानी पहुंचाने वाली एक पुरानी नहर कभी इसी कुएं से जुड़ी हुई थी। तो फिर नहर अब कहाँ है? यहीं, धनराज की हवेली के पीछे।
दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उसी समय दूर से हरिया की आवाज सुनाई दी। दीपक, कहाँ हो बेटा? दीपक ने तुरंत नक्शा और कागज संदूक में रख दिए। बाबूजी को अभी कुछ नहीं बताते, पहले पूरी बात समझ लेते हैं। ठीक है। दोनों ने संदूक वापस उसी जगह छिपा दिया। शाम को हरिया घर लौटा। आज काम कैसा रहा? आज दीपक ने खूब मेहनत की। बहुत दिनों बाद मुझे लगा कि मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। दीपक माँ बाप को देखता रहा। उसके चेहरे पर पहली बार जिम्मेदारी दिखाई दे रही थी। रात को सभी सो गए, लेकिन झब्बू जागता रहा। उसे धनराज की बातें याद आ रही थीं। धनराज सिर्फ खेत खराब नहीं कर रहा। अगर इस पुराने नक्शे की बात सच है तो शायद उसने गांव के पानी का रास्ता भी अपने कब्जे में कर रखा है। उसी समय बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। झब्बू खिड़की के पास पहुंचा। अंधेरे में धनराज और बंसी फिर से दिखाई दिए। मालिक, लगता है किसी को हमारे काम पर शक हो गया है। किसे? पता नहीं, लेकिन आज खेत के पास किसी के पैरों के निशान मिले हैं। तो कल रात फिर वहां जाना होगा। इस बार कोई निशान नहीं बचना चाहिए। दोनों वहां से चले गए। झब्बू ने सब सुन लिया। अब खेल आसान नहीं होगा। अगर ये लोग कल फिर खेत में आए तो मैं इन्हें रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करूंगा। अगली सुबह झब्बू ने दीपक को सब बताया। आज रात हम दोनों खेत में छिपकर उनका इंतजार करेंगे। हाँ, लेकिन बिना किसी खतरे के। हमें सिर्फ उनका सच सामने लाना है। शाम ढलते ही दोनों खेत के पास छिप गए। रात गहरी हुई। चारों तरफ सन्नाटा था। कुछ देर बाद झाड़ियों में हलचल हुई। धनराज और बंसी फिर खेत की ओर आते दिखाई दिए। इस बार उनके हाथ में पहले से भी बड़ी बोरी थी। आज के बाद इस जमीन पर कुछ नहीं उगेगा। फिर देखना, हरिया खुद मेरे दरवाजे पर आएगा। दीपक ने मुट्ठी भींच ली। अब बहुत हो गया। झब्बू ने उसे रोक लिया। अभी नहीं, पहले इन्हें सबूत के साथ पकड़ना है। दोनों चुपचाप देखते रहे, लेकिन तभी बंसी ने अचानक पीछे मुड़कर देखा। मालिक, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। धनराज ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जो भी है, आज बचकर नहीं जाएगा। झब्बू और दीपक सांस रोककर बैठे रहे। धनराज धीरे धीरे उसी झाड़ी की ओर बढ़ने लगा जहां दोनों छिपे थे। रात का सन्नाटा गहरा चुका था। खेत के पास झाड़ियों में दीपक और झब्बू छिपे बैठे थे। दूसरी तरफ धनराज और बंसी धीरे धीरे उसी जगह की ओर बढ़ रहे थे। मालिक, मुझे पूरा यकीन है कि आसपास कोई है। अगर कोई है तो सामने आए। ज्यादा देर छिप नहीं पाएगा। दीपक ने झब्बू की तरफ देखा। अब क्या करें? शांत रहो, अभी बाहर मत निकलना। धनराज ने जमीन पर पड़े पैरों के निशान देखे। कोई यहां जरूर था। मालिक, कहीं गांव वालों को तो पता नहीं चल गया? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कल सुबह हरिया के खेत में कुछ भी नहीं बचेगा। दोनों आगे बढ़ गए। उनके जाते ही दीपक और झब्बू दूसरी तरफ से बाहर निकले। बाल बाल बच गए। अब हमें सिर्फ उन्हें पकड़ना नहीं है, हमें ऐसा सबूत चाहिए जिसे पूरा गांव देख सके। तो फिर सुबह मुखिया जी के पास चलते हैं। अभी नहीं, बिना पक्के सबूत के धनराज उल्टा तुम्हारे पिता को ही दोषी बना देगा। दोनों घर लौट आए। सुबह हरिया खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि जमीन के एक हिस्से का रंग बदल गया था। हे भगवान, ये मिट्टी फिर खराब हो गई। आखिर मेरी किस्मत में ही इतनी परेशानी क्यों है? दीपक उसके पास पहुंचा। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए,
हम इसका कारण जरूर पता करेंगे। बेटा, कारण पता करने से क्या होगा? जब तक फसल नहीं होगी, कर्ज कैसे चुकाऊंगा? इस बार हम हार नहीं मानेंगे। मुझे खुशी है कि तू अब पहले जैसा नहीं रहा। इसी बीच झब्बू खेत के दूसरे हिस्से में चला गया। उसने मिट्टी सूंघी और फिर रात वाली जगह पर खुर चलाया। उसे मिट्टी के अंदर वही सफेद पाउडर दिखाई दिया। यही चीज धनराज डाल रहा है। अगर इसका नमूना बचा लिया जाए तो सबूत मिल सकता है। उसने थोड़ा सा पाउडर एक सूखे पत्ते में जमा किया। तभी पीछे से बंसी की आवाज सुनाई दी। अरे, ये गधा मिट्टी में क्या खोज रहा है? झब्बू तुरंत वहां बैठ गया। अरे गधे, तू क्या किसान बनेगा? झब्बू ने मन ही मन गुस्सा दबाया। अभी हंस ले, जब सच सामने आएगा तब यही हंसी गायब होगी। बंसी वहां से चला गया। दोपहर में दीपक गांव के बाहर रहने वाले एक बूढ़े वैद्य गोपाल दास के पास पहुंचा। बाबा, क्या आप मिट्टी खराब करने वाले किसी पाउडर को पहचान सकते हैं? क्यों बेटा, किसके खेत में ऐसी परेशानी हुई है? दीपक ने बिना धनराज का नाम लिए थोड़ा सा नमूना दिखाया। गोपाल दास ने उसे ध्यान से देखा। ये साधारण खाद नहीं है। ये जमीन की उपजाऊ ताकत को कुछ समय के लिए रोक सकता है। क्या इसे कोई जानबूझकर खेत में डाल सकता है? हाँ, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत गलत काम के लिए किया जाता है। दीपक ने झब्बू की तरफ देखा। अब हमारे पास पहला सबूत है। गोपाल दास ने एक और बात बताई। बेटा, इस गांव में कभी ऐसी ही समस्या कई किसानों के खेतों में हुई थी। उस समय गांव की पुरानी पानी की नहर भी बंद कर दी गई थी। दीपक के हाथ में पकड़ा पुराना नक्शा याद आ गया। क्या वो नहर पुराने कुएं से जुड़ी थी? तुम्हें ये बात कैसे पता? दीपक चुप हो गया। लगता है तुमने गांव की किसी पुराने राज का पता लगा लिया है। बाबा, अभी इतना ही समझिए कि गांव में कुछ गलत हो रहा है। गोपाल दास ने सिर हिलाया। तो सावधान रहना। लालची आदमी अपनी पोल खुलती देखकर कुछ भी कर सकता है। उधर धनराज की हवेली में बंसी उसके सामने खड़ा था। मालिक, मुझे लगता है हरिया के घर वालों को शक हो गया है। शक होना और सबूत मिलना अलग बात है। लेकिन अगर उन्हें खेत वाला पाउडर मिल गया तो? तू चिंता मत कर। आज रात मैं ऐसा काम करूंगा कि सबको लगेगा हरिया खुद अपनी जमीन खराब कर रहा है। बंसी मुस्कुराया। मालिक, आपका दिमाग तो कमाल का है। कल तक हरिया खुद गांव वालों के सामने शर्मिंदा होगा। शाम होते ही धनराज ने अपनी नई चाल शुरू कर दी। वह हरिया के घर पहुंचा। हरिया भाई, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। आप मेरी मदद? हाँ, मुझे पता चला है कि तुम्हारी जमीन खराब हो रही है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे और बीज दे सकता हूं। सुशीला ने धनराज को ध्यान से देखा। लेकिन इसके बदले में? धनराज मुस्कुराया। बस एक छोटा सा कागज साइन करना होगा। हरिया चौंक गया। कौन सा कागज? अगर अगली फसल भी खराब हुई तो खेत कुछ समय के लिए मेरे पास रहेगा। बस इतनी सी बात है। नहीं, मैं अपनी जमीन का कागज किसी हालत में नहीं दूंगा। धनराज का चेहरा बदल गया। ठीक है हरिया, फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। वह वहां से चला गया। दीपक ने झब्बू की तरफ देखा। अब तो साफ है कि उसकी नजर हमारी जमीन पर है। हाँ, लेकिन अभी उसके खिलाफ पूरा सबूत नहीं है। रात होते ही दीपक और झब्बू फिर खेत की ओर गए। इस बार वे खेत के किनारे खड़े एक बड़े पेड़ के पीछे जाकर छिप गए ताकि पेड़ की आड़ से उन्हें खेत साफ दिखाई देता रहे। अगर धनराज आया तो इस बार हम उसे सब करते हुए देखेंगे। और इस बार कोई आवाज भी नहीं करेगा। कुछ देर बाद धनराज और बंसी वहां पहुंचे। उनके हाथ में बोरी थी। धनराज ने चारों तरफ देखा। आज आखिरी बार। इसके बाद हरिया खुद मेरे पास आएगा।
बंसी ने बोरी खोली। दोनों खेत में पाउडर फैलाने लगे। दीपक सब कुछ देख रहा था। उसने धीरे से झब्बू की तरफ इशारा किया। झब्बू ने सिर हिलाया, लेकिन तभी बंसी की नजर जमीन पर पड़े एक कपड़े के टुकड़े पर गई। मालिक, ये कपड़ा किसका है? धनराज ने कपड़ा उठाया। उस पर हरिया के घर का नाम लिखा हुआ था। अब तो काम और आसान हो गया। कैसे? कल गांव में यही कपड़ा दिखाकर कहेंगे कि हरिया रात में खुद अपनी जमीन खराब करता है। दीपक ये सुनकर परेशान हो गया। अब क्या करें? झब्बू ने कुछ पल सोचा। अब उनकी चाल को उन्हीं पर पलटना होगा। झब्बू धीरे धीरे पीछे हटा और खेत की मेड़ के पास पहुंच गया। वहां उसे पुरानी सूखी नहर की एक छोटी सी बंद जगह दिखाई दी। झब्बू ने मिट्टी हटाई तो अंदर थोड़ी नमी दिखाई दी। दीपक, अगर इसे थोड़ा खोल दें तो पानी खेत तक आ सकता है। दोनों ने मिलकर नहर की थोड़ी मिट्टी हटाई। कुछ ही देर में पानी की पतली धारा खेत की ओर बहने लगी। उधर धनराज और बंसी अपना काम पूरा करके वहां से चले गए। सुबह हरिया ने खेत में पानी देखा। अरे, ये पानी कहाँ से आया? बाबूजी, शायद हमारी जमीन अभी पूरी तरह हारी नहीं है। तभी धनराज भी वहां पहुंच गया। उसके हाथ में वही कपड़ा था। गांव वालों, अब मुझे पता चल गया है कि खेत खराब करने वाला कौन है। हरिया हैरान रह गया। धनराज ने कपड़ा उठाकर दिखाया। ये कपड़ा हरिया के खेत में मिला है। फैसला अब गांव करेगा। फैसला जरूर होगा, लेकिन पूरा सच सामने आने के बाद। झब्बू ने धनराज की तरफ देखा। अब असली खेल शुरू होगा। धनराज के आरोप के बाद पूरा गांव हरिया के खेत के पास जमा हो गया। हरिया परेशान खड़ा था, जबकि सुशीला और दीपक उसके साथ थे। देख लिया सबने? ये कपड़ा हरिया के खेत में मिला है। यही साबित करता है कि रात में वही अपनी फसल खराब करता था। धनराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम मेरी जमीन हड़पना चाहते हो। बिना सबूत के आरोप मत लगाओ। सबूत चाहिए ना, तो आज सबूत भी मिलेगा। दीपक ने व्हाइट पाउडर बाहर निकाला। ये चीज मेरे खेत में रात को डाली गई थी और इसे डालते हुए हमने अपनी आंखों से देखा है। धनराज घबरा गया। झूठ! तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तभी झब्बू ने धनराज की तरफ देखा और जोर से रेंकने लगा। इस गधे की बातों का कोई मतलब नहीं। बात इसकी नहीं, उस चीज की है जिसे ये पहचान गया है। उसी समय वैद्य गोपाल दास वहां पहुंचे। दीपक ने उन्हें पाउडर दिखाया। ये वही पदार्थ है जो जमीन की उपजाऊ ताकत को रोक सकता है। इसे खेत में डालना नुकसान पहुंचाने के बराबर है। गांव वाले धनराज को शक की नजर से देखने लगे। ये सब झूठ है। तभी झब्बू खेत की मेड़ के पास गया और मिट्टी हटाने लगा। थोड़ी मेहनत के बाद पुरानी नहर का रास्ता साफ दिखाई देने लगा। अरे, ये तो वही पुरानी नहर है जो सालों पहले बंद कर दी गई थी। दीपक ने पुराना नक्शा निकालकर सबको दिखाया। इस नक्शे में भी यही नहर बनी हुई है और इसका रास्ता सीधे धनराज की हवेली के पीछे जाता है। गांव वालों में फुसफुसाहट होने लगी। मुखिया ने धनराज की ओर देखा। धनराज, अब तुम्हें इस नहर के बारे में सबके सामने जवाब देना होगा। धनराज कुछ बोल नहीं पाया। बंसी डर कर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी झब्बू की नजर उसके हाथ में पकड़ी बोरी पर पड़ी। यही बोरी इस पूरे राज का सबसे बड़ा सबूत है। झब्बू तेजी से बंसी के पीछे दौड़ा। बंसी घबराकर भागने लगा। दीपक भी उसके पीछे दौड़ा। कुछ ही दूर जाकर बंसी फिसलकर गिर पड़ा और बोरी उसके हाथ से छूट गई। उसके अंदर वही सफेद पाउडर था। अब धनराज के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था।
अब सच सामने आ चुका है। धनराज का चेहरा उतर गया। धनराज की सारी चाल गांव वालों के सामने आ चुकी थी। मुखिया ने उसे खेत खराब करने और नहर पर कब्जा करने के लिए फटकार लगाई। धनराज, तुम्हारे लालच ने पूरे गांव को नुकसान पहुंचाया है। अब नहर पर किसी एक का अधिकार नहीं रहेगा। धनराज चुप खड़ा रहा। बंसी भी सिर झुकाकर खड़ा था। हरिया ने दीपक और झब्बू की ओर देखा। तुम दोनों ने मेरा खेत ही नहीं, मेरा घर भी बचा लिया। दीपक मुस्कुराया। बाबूजी, अब मैं भी आपकी मेहनत में साथ दूंगा। गांव वालों ने मिलकर पुरानी नहर की सफाई शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में पानी हरिया के खेत तक पहुंचने लगा। हरिया ने तांबे के डिब्बे में मिले बीज बो दिए। कुछ समय बाद सूखी जमीन पर हरी फसल लहलहाने लगी। देखिए जी, हमारी मेहनत रंग ले आई। हाँ, सच्चाई और मेहनत का रास्ता कभी बेकार नहीं जाता। धनराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव वालों से माफी मांगी और हरिया के कर्ज के कागज वापस कर दिए। हरिया, मैंने लालच में बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दो। हरिया ने उसे माफ कर दिया। तू हमारे घर मेहमान बनकर आया था, लेकिन अब परिवार का हिस्सा है। और मैं भी तुम्हें एक बात हमेशा याद दिलाऊंगा, मुश्किल समय में मेहनत और सच्चाई का साथ कभी मत छोड़ना। उस दिन चंदनपुर के लोगों ने समझ लिया कि लालच से किसी की जमीन छीनी जा सकती है, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और एकता को कभी नहीं हराया जा सकता।